हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली बढ़िया होंगे। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? होगे फिलहाल के लिए। अब कल आपका पेपर है। जितना आप लोगों ने अपने आप से सेल्फ एनालिसिस किया है, पढ़ा है, सीरीज पढ़ी है, बहुत कुछ किया है, बहुत सारी मैराथन क्लासेस आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ली होगी, बहुत अच्छी बात है। आपने सेल्फ स्टडी की होगी, बुक से पढ़ा होगा, खुद की नोट से पढ़ा होगा। एट द एंड, एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट, मैं यहाँ पे आपके लिए अभी आपको 60-70 प्रश्न करवाने वाली हूँ। वो भी आपके दूसरे पेपर समावेशी शिक्षा के सारे प्रश्न यहाँ पर फिलहाल हैं। आपके पेपर संबंधित क्वेश्चंस हैं। होपफुली आपका यह लास्ट वीडियो मेरी तरफ से रहेगा, जहाँ पर आपको 60-70 प्रश्न मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, और जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो ये है समावेशी शिक्षा के अब आपके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसकी ये क्लास होने चल रही है। आप लोगों ने जितना किया है उतना बहुत है, परेशान ना होइए, आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। पूरा वीडियो इन तक देखिएगा ध्यान से। आपको 60-70 प्रश्न यहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ। इनमें से उम्मीद है कि कई सारे प्रश्न आपके आज के कल के आने वाले पेपर्स में आपको रिपीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल, कौन आता है? प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक, ये सभी। विशिष्ट बालक की जो श्रेणी का एक डिवाइडेशन होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? यही सारे प्रश्न आपके लिए मैंने यहाँ पर संबंधित लिए हुए हैं, और इसके आंसर आपको मुझे बताने होंगे। तो यहाँ पर विशिष्ट बालक की जो श्रेणी में वे सभी आएंगे। आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रतिभाशाली भी आएंगे, समस्या वाले भी आएंगे और पिछड़े बालक भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ते नहीं हैं, कल्पना, तर्क शक्ति, स्मृति आदि का विकास होता है, उदार और हंसमुख वृत्ति वाले होते हैं, और इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इस ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव आज मैंने लिए हैं जिनको आप अपने अतिलघुत्तरी की जो आपके लिखने वाली विशेषता वगैरह आ सकती है, तो ये पॉइंट्स आप वहाँ पर ले, एक पॉइंट 2 लाभ आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ऐसा प्रश्न चुना हुआ है कि ये भी सीख लो, वो भी सीख लो। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता लिखने को आती है, तो राइट आंसर आप सभी बच्चे यहाँ पर ये बता सकते हैं कि दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं, चिढ़ते भी नहीं हैं, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति आदि का काफ़ी अच्छा विकास हुआ होता है, उदार और हंसमुख प्रवृत्ति वाले होते हैं, मिलनसार भी होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर डी ऑप्शन इसमें भी सही होगा। आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखिए, जनतांत्रिक शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे माना जाता है? सुकरात को, मैक्डूगल को, हरमन रोशा को, जॉन ड्यूवी का। आंसर बताइए कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, आप किसको चूज करोगे? जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसको माना जाता है? तो राइट आंसर आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, नहीं पता है अगर तो जान लीजिए कि तीसरे में आपका ये लास्ट वाला जॉन ड्यूवे, इन्होंने जनतंत्र के ऊपर काफ़ी जो है उल्लेख वगैरह दिए हैं, काफ़ी कुछ बताया है। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, सुकरात की अध्ययन पद्धति को हम क्या कहते हैं? सुकरात की जो अध्ययन की पद्धति है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहा? रसात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक, एकात्मक, विचारात्मक। तो सुकरात की जो अध्ययन पद्धति है उसको द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से खंड विधि किनके लिए उपयोगी होती है? खंड विधि तोड़ तोड़ के पढ़ाने की जो विधि होती है वो कैसे बच्चों के लिए उपयोगी है? कम बुद्धि वाले बालकों के लिए, उम्र से छोटे और साधारण बालकों के लिए, उपरोक्त सभी प्रकार के बच्चों के लिए। तो क्या सही होगा? पांचवा प्रश्न आंसर बताइए। तो जो खंडसाह विधि कहते हैं, ये विधि एक ऐसी विधि होती, तरीका होता है जिससे बच्चों को, जो कम बुद्धि वाले बच्चे हैं उनको भी उनको खंड में तोड़ तोड़ के बताना पड़ता है, छोटे उम्र के बच्चों को बताना पड़ता है, साधारण बालक भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें धीरे गति समझ, मंद गति समझ में आता है। तो इसमें भी डी ऑप्शन सभी होगा, जिसमें ये तीनों बच्चे आ जाएंगे और उनको तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे और बताएंगे, सिखाएंगे। छठा क्वेश्चन है, स्थानांतरण निश्चित परिस्थिति में निश्चित मात्रा में हो सकता है, ये कथन किसका है? जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, वो ट्रांसफर सही परिस्थिति में एक निश्चित अमाउंट में होता है, वो किसका कथन है? थॉमसन का, हल का, रायबर्न का, स्किनर का। सिक्स्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो छठा प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका राइट आंसर रायबर्न है। ठीक है, सिक्स्थ में तीसरा ऑप्शन बताने वाले सभी स्टूडेंट का आपको ये करेक्ट है। आगे बढ़िए, सेवन्थ पे आइए। समस्यात्मक बालकों की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? उपरोक्त सभी जो होती है, झगड़ालू होती है, समाज विरोधी होती है, अपराधी होती है। जो टेंशन वाले बालक होते हैं, प्रॉब्लमेटिक बालक होते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी होती है। ये उपरोक्त सभी का ऑप्शन यहाँ होना चाहिए। जैसे झगड़ालू भी आ जाएगी, समाज वाले विरोधी भी आ जाएंगे, समाज से बड़ी टेंशन होती है, हर समय लड़ते झगड़ते रहते हैं, और आपराधिक प्रवृत्ति के इनके स्वभाव भी देखने को मिलते हैं। आगे बढ़िए।
8वां प्रश्न है, विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता। बालक की विशेषता बताइए। मंद गति, मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं, मानसिक न्यूनता में ग्रसित होते हैं, साधारण बालकों से भिन्न व्यवहार वाले होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। विशिष्ट बालक की जो उपलब्धता है वो कौन होती है, क्या होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि साधारण बालकों से भिन्न होते हैं और व्यवहार वाले बालक होते हैं। आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 9th देखिए, मारिया मांटेसी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? उपहारों द्वारा, गीतों द्वारा, खेल द्वारा, उपरोक्त सभी माध्यम से। मारिया मांटेसी के बारे में आप जानते हैं, जो पढ़ाती लिखाती शिक्षा देती, किसके माध्यम से देती थी? तो उन्होंने सब सब साम दान दंड भेद सब लगा, खेल गीत उपहार सब कुछ देके बच्चों को लुभावने तरीके से सिखाने का पूर्ण प्रयास अपनी ओर से किया था, क्योंकि उनका टारगेट था सिखाना, और विकलांग बच्चों को खेल उपहार की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती थी। 10th आइए, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? किसी भी बालक के मेंटली रूप से जो है वो अस्वस्थ है, उसका कारण क्या है? पास पड़ोस का वातावरण है, परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, उपरोक्त सभी। जब बच्चा मेंटली रूप से डिस्टर्ब दिख रहा है, सीख नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न जानते हैं क्या है? सभी कुछ है। पास पड़ोस का वातावरण अच्छा नहीं है, रोज़ हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, परिवार नहीं सही, कक्षा में दिक्कतें हो रही हैं, तो ये उपरोक्त सभी होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। 11th देखिए, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े से अलग हो पाने के कारण हो जाती है, वो स्टेज क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी अवस्था जो कि माता से 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, तो वो हमारी ये वंशानुक्रम से टॉपिक से है, वो है डाउन सिंड्रोम्स। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम्स। आगे बढ़िए, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। किसने कहा है? मानसिक स्वास्थ्य का, मेंटली डेवलपमेंट का अधिगम के साथ एक अच्छा सोर्स है। तो कप्पू स्वामी, स्किनर, फेडरसन और डेवर। कौन बोला है ये बात? किसने कही है बात? फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। तो जो आपका 12th प्रश्न है उसका राइट आंसर फैंडसन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? फैंडसन ने कहा है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट। समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है। संतुष्टि, असंतुलन, अनुकूलन, वातावरण और सामाजिकता। समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है, तो असंतुलन जो है वो लक्षण नहीं है, बाकी सारे संतुष्ट होना, अनुकूल वातावरण होना, सामाजिकता होनी सही है। 14th देखिए, सामाजिक समायोजन की कठिनाई उत्पन्न करता है। आयु पूर्व परिपक्वता होने वाली बालिका में, समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक में, आयु के पश्चात परिपक्वता वाले बालक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक समायोजन की जो कठिनाई उत्पन्न होती है वो कहाँ से होती है? तो राइट आंसर तीसरा है, आयु के पश्चात परिपक्वता होने वाले बालकों में ये कठिनाई देखने को मिलती है, क्योंकि वो समय पर नहीं होता है तो उनका चीज़ लेट होता है, तो उनको प्रॉब्लम्स बहुत देखनी पड़ती है। नेक्स्ट आइए, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले जो कारक होते हैं, कारक नहीं है। बालक कौन कौन नहीं है? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है, कठोर अनुशासन, शारीरिक दोष, पारिवारिक संघर्ष। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने का कारक इसमें से कोई एक ऐसा है जो मानसिक प्रभाव पर बिल्कुल भी फर्क नहीं देता। तो सहानुभूति कैसे दे सकती? वो तो आपको सिंपैथी दिखा रही है, आपके समर्थन में है ना, तो बाधा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आपके कठोर अनुशासन, शारीरिक दोष, पारिवारिक संघर्ष, ये सब चीज़ें आपको दिक्कत डेली या डेली कर सकती हैं। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का आरंभ करने का श्रेय किसको है? लेडल को है, एलिस को है, गेट्स को है और C.W. बियर्स को है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का आरंभ करने का जो है वो C.W. बियर्स को है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। 17वां प्रश्न आइए, शैशवावस्था में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। राजनीतिक गतिविधियों का, गृह कलेश का, संवेगात्मक अस्थिरता का, विच्छिन्न परिवार का। जब बच्चा इन्फेंसी के स्टेज में होता है तो उसके मेंटल लेवल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको कुछ समझ में, लड़ाई झगड़े थोड़े समझ में आते हैं, इमोशन समझ में आता है, क्योंकि शैशवावस्था 6 वर्ष तक चलती है तो बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन राजनीति वगैरह उसको कुछ सब खिलौना होता है, उसके लिए कुछ नहीं समझ में आता। 18वां प्रश्न देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य प्राप्त करने की योग्यता का कथन किसका है? ड्रेवर्स का, क्रोएनक्रो का, लेडल का, स्किनर का। 18वां प्रश्न बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या सही लग रहा है? तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि राइट आंसर आपका लेडल है। 18वें में तीसरा चूज करने वाले सभी बच्चों का प्रश्न यहाँ पर सही है। चलिए इसी के साथ देखते हैं 19वां प्रश्न क्या आपसे कह रहा है। सृजनशील बालक की जो विशेषता है वो क्या है? विचार, बहुत से विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है उनके अंतर्गत, अपनी बात पर दृढ़ होते हैं, सतत निर्णय शक्ति ले सकते हैं, मतलब निर्णय लेने की शक्ति होती है, और उपरोक्त सभी।
बढ़िया प्रश्न, एकदम फैंटास्टिक क्वेश्चन कह सकते हैं मेरे ख्याल से। अब बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा, और इसी के साथ ही फटाफट क्लास को लाइक भी करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया। तो प्रोग सभी यहाँ पर सही होगा। विचारों पर बहुत एकदम फोकस्ड होते हैं, अपनी बात पे दृढ़ होते हैं, हर चीज़ का क्या सिलेक्शन क्या करना है क्या नहीं करना खुद निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। 20वां प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? जो मेंटली एकदम फिट एंड फाइन है उनकी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? सहनशीलता होती है उनमें अंदर, निर्णय क्षमता होती है, सामंजस्य होता है, ये सभी। तो बच्चे जो जो लोग भी मेंटली एकदम परफेक्ट है वो सभी चीज पाए जाते हैं। सहनशीलता बहुत अच्छी होती है, निर्णय की क्षमता सही होती है, सामंजस्य बढ़िया होता है। आगे बढ़िए। अभिरुचि का संबंध किससे होता है? अभिरुचि किससे संबंधित? सामान्य योग्यताओं से, निरर्थक योग्यताओं से, विशिष्ट योग्यताओं से, इनमें से कोई नहीं। अभिरुचि का संबंध किससे होता है? किससे इंटरेस्टेड होती है? चलिए फटाफट आंसर करिए आप सभी लोग। तो क्या है? तो ये सभी अभिरुचियों के बारे में क्या सही होगा, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभिरुचि का संबंध विशिष्ट योग्यता से होता है, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट की बात को ज़्यादा मद्देनजर रखते हुए काम को किया जाता है। आगे बढ़िए। निम्न में से कलात्मक अभिरुचि का उदाहरण नहीं है? संगीतक अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, नृत्यात्मक और कविता रचना। 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि जो है वो इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि कला में संगीत, नृत्य, कविता ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आगे बढ़िए। वांछित वर्ग के बालक के अंतर्गत वंचित वर्ग के जो बालक होते हैं वो किसके आते हैं? मंद बुद्धि और हकलाने वाले, अनुसूचित जाति वाले, पूर्ण बधिर वाले, आंशिक बधिर, अंध मतलब अंध या अपंग बालक। कौन इसके अंतर्गत आता है? 23 में आप किसको डालेंगे? तो यहाँ पर वंचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति के जो बालक होते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से क्या वंचन का प्रकार है? सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, जो वंचन होता है उसका प्रकार क्या, किस बेस पे करते हैं, क्या मानदंड रखते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि सब कुछ लेते हैं, सामाजिक भी देखेंगे, आर्थिक भी देखेंगे, शैक्षिक स्तर से देखेंगे, हर प्रकार से अलग से देखने का, सीखने का, करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25, जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वे निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता? वो दृष्टिबाधित नहीं हो सकता, जड़ बुद्धि नहीं हो सकता, लंगड़ा नहीं हो सकता, पोलियोग्रस्त है। जो बच्चा शारीरिक रूप से असक्षम है वो क्या नहीं हो सकता? कोई एक ऑप्शन इसमें सही आंसर करिए क्या होगा? तो वो जड़ बुद्धि का नहीं हो सकता। असक्षम में मतलब ना दिखना आ जाएगा, लंगड़ापन आ जाएगा, पोलियोग्रस्त, लेकिन जड़ बुद्धि का जो है वो मानसिक स्तर का, उसका शारीरिक से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़िए 26, जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके विषय में सत्य क्या है? घर और समाज पिछड़ापन, मानसिक रूप से पिछड़ापन, पढ़ाई पिछड़ापन, इनमें से कोई नहीं। रीजन क्या है? चलिए बताइए। 26 प्रश्न पे हम हैं, 70 से ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो आराम से पूरा वीडियो देखिए, बहुत हेल्प होगी। तो राइट आंसर है कि वो पढ़ाई में पिछड़े होते हैं, ठीक है, पढ़ाई वगैरह में क्या होते हैं, एकदम पिछड़े होते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस प्रकार के प्रभाव पर नहीं पड़ता है? शैक्षिक और व्यावसायिक है, सांस्कृतिक, संवेगात्मक और शारीरिक, मानसिक। अगर आँख में प्रॉब्लम है, दृष्टि बाधित है, तो किस पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो सांस्कृतिक पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी सभी ऑप्शंस पे उसका प्रभाव, उसकी छाप जरूर पड़ेगी। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया गया था? विकलांग बालकों के लिए, श्रवण दोष युक्त वाले, अंधे या उपरोक्त सभी? तो हम सभी जानते हैं बहुत ही बढ़िया लुईस ब्रेल ने इसको बनाया था। जो बच्चे अंधे हैं, जिनको कम दिखता है, थोड़ा दिखता है, तो इन बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें उपलब्ध की गई। 29 प्रश्न पे आई, एक पिछड़े बालक की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था हो, अरेंजमेंट काफ़ी बढ़िया हो, स्पेशल तरीके से हो, विशेष शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करके सिखाया जाए, बताया जाए, पाठ्यक्रम वगैरह की व्यवस्था अच्छी हो, उपरोक्त सभी। तो पिछड़े जो बालक हैं, जो बच्चे जितने भी पिछड़े बालक हैं, उन सब के लिए सब कुछ करो, व्यवस्था अच्छी दो, विधिया को प्रयोग करो, पाठ्यक्रम एकदम उन्हीं के एज के अनुसार हो। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा एक कथन है जो सत्य नहीं है? सृजनात्मक वातावरण अधिगम तथ्य अमिट से प्रभावित हो सकती है, केवल उच्च बुद्धि वाले ही सृजनशील होते हैं, सृजनात्मकता नए कार्य करने की क्षमता है, कम बुद्धि वाला सृजनशील हो सकता है। तो 30वां जो प्रश्न आपसे पूछा है ना, दूसरा ही गलत। मैंने हमेशा कहा है कि केवल शब्द जहाँ लगा रहता है जिस ऑप्शन में, वो निगेटिव की तुलना करता है, तो यही वाक्य गलत है, बाकी सब आपके सही है, सारे के सारे आपके सही कथन कहे गए हैं। नेक्स्ट आइए 31, निम्न में से क्या शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं है? शैक्षिक तत्परता की कमी, राजनीतिक अस्थिरता, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी योग्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से क्या
शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं, कोई ऐसा है इसमें से पॉइंट जो शैक्षिक पिछड़ापन जो है उसका कारण नहीं है। तो शैक्षिक पिछड़ेपन में राजनीति की जो अस्थिरता है उससे कोई मतलब नहीं, तत्परता की कमी है और इंद्रियां वगैरह है, लेकिन राजनीति का पिछड़ेपन से वो लेना देना नहीं है। मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता होती है वो क्या है? अफेजिया, अग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रीशिया, डिसाफिया। बताइए क्या होगा? बढ़िया प्रश्न है ये, डिसऑर्डर से संबंधित है। आंसर करिए। मौखिक रूप से अक्षम है तो अफेजिया है, ठीक है, अफेजिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए 33। नवीन और अमूल्य विचारों के सृजन करने की क्षमता क्या होती है? नवीन और अमूल्य विचारों को बुद्धिमत्ता होती है, अंतर्दृष्टि होता है, सृजनात्मकता होती है, नेत्रहीनता होती है। आंसर करिए कि 33 में क्या सही होगा? तो राइट आंसर सृजनात्मकता होती है। नवीन और अमूल्य विचारों को सृजन करने की जो क्षमता है वो सृजनात्मकता कहलाती है। इसी के साथ आगे बढ़िए। निम्न में से क्या सृजनात्मकता हेतु आवश्यक है? सृजनात्मकता के लिए क्या उचित है और आवश्यक और बेस्ट है? संवेदना, चिंतन, कल्पना और तार्किकता। बताइए, आंसर करिए। सृजनात्मकता के लिए क्या महत्वपूर्ण है या आप किसको चूज करना चाहते हैं? सृजनात्मकता में कल्पना का बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना का रोल सभी ऑप्शन से काफी उचित और बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए 35। निम्नलिखित में से क्या प्रभावशाली बालक का गुण नहीं है? सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, दैनिक कार्यों में भिन्नता, सुस्त मानसिक प्रक्रिया और विशाल शब्दकोश। क्या सही नहीं होगा? आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो कह सकते हैं कि 35 के लिए आपका जो है वो सुस्त मानसिक प्रक्रिया जो है वही नहीं, बाकी आपके सारे के सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई फ्रेंड्स? आई होप सो समझ में आए। जरूर फटाफट लाइक भी तो हो जाए कि नहीं होगा? फटाफट लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं 36 से तब चलते हैं। 36 में है, प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। छात्रों की रुचियों में सततता के लिए अनुक्रम में पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर, विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर और आधारित पाठ्य पुस्तकों के संगठन के अनुरूप। तो क्या सही है? 36 में क्या चूज करेंगे? तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है छात्रों की रुचियों की सततता के लिए आपको उनका अनुक्रम देना, बताना, सिखाना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 37 देखते हैं। 37 बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है। प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का, चयन का, ये सभी बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सिद्धांतों की जो बात है वो क्या सभी है? प्रेरणा का है, रुचि का है, चयन का। ये आपने टीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में सब कुछ पढ़ा है। आगे बढ़ लेते हैं 38 में देखते हैं। विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्षों के लिए होती है? 7 से 12 वर्ष के लिए, 8 से 14 के लिए, 5 से 10 के लिए और 8 से 10 के लिए। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप सभी के लिए जो बेस्ट है वो शिक्षा केंद्र की जो व्यवस्था आपसे बोल रहा है वो 5 से 10 वर्षों के लिए यहाँ पर उचित ऑप्शन होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट फटाफट करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा निम्नांकित शिक्षा दर्शन की देन है? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, साम्यवाद, प्रकृतिवाद। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? क्या कहेंगे? तो प्रकृतिवाद की है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखिए। शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं। समाज शिक्षा के लिए आवश्यक विषय विवश करता है, समाज शिक्षा को इसके लिए विवश करता है। पाठ्यचर्या सामाजिक निर्देश का पालन करती है, इससे ही समाज में परिवर्तन आता है। तो क्या सही है? अच्छा प्रश्न है, बताइए क्यों बदलनी चाहिए? आवश्यकताएं बदलती है ना, आपकी नीड्स बदलेगी तो चीज़ें बदलनी चाहिए। आगे बढ़िए 41 पे। शिक्षा में सृजनशीलता का प्रयोग किस रूप में होता है? तर्क, चिंतन, कल्पना, सीखना, ये सभी। बच्चे में जो क्रिएटिविटी होती है वो किसके बीच में होती है? तो सीखने के रूप में होती है, ठीक है, ध्यान रखना, हर जगह सभी नहीं सही होता। विद्यार्थी में दंड की मुख्य हानि क्या है? विद्यार्थी में शिक्षा में दंड की मुख्य हानि क्या है? इससे विद्यार्थी अरुचिकर भावनाओं की उत्पत्ति करता है, समूह भाईचारे की भावना को रोकता है, स्थायी बाल सुधार नहीं है और घबराहट जाता है, घबराहट को जन्म दे देता है। अगर शिक्षा में हम दंड को अपना रहे हैं तो क्या होगा? बच्चे अरुचिकर भावनाओं की उत्पत्ति हो जाएगी, फिर उससे उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे और खत्म हो जाएगा। आगे बढ़िए, शिक्षा में ये रिपीट हो गया। आगे चलिए, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है? छात्रों की मनमानी करने की छूट दे दो, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखो, निःशुल्क शिक्षा दो, छात्रों के शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग। तो क्या है छात्र केंद्रित का मतलब? क्या है? बच्चों को हेल्प करो, जहाँ उनको प्रॉब्लम है वहाँ उनको हेल्प करो, रास्ता दिखाओ ताकि वो उसे बाहर निकल कर सीख पाएँ, ठीक है। 44 बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार नहीं ला सकते आप, प्रत्येक बालक की शिक्षा में विशेष ध्यान नहीं दे सकते हैं, प्रत्येक बालक को पृथक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना चाहिए।
बाल केंद्रित शिक्षा में क्या चीज़ संभव नहीं हो पाएगी? तो देखो, हर बच्चे को अलग से जाकर नहीं सिखा सकते, बाकी सब काम कर सकते, लेकिन पर्टिकुलर 50 बच्चे तो 50 कितना 5 मिनट देंगे तो बहुत वक्त हो जाए, कितना करेंगे? तो तीसरा ऑप्शन है। आगे बढ़िए, इसी के साथ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 45 की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा जब चलती रहती है, क्या चलती रहती है? प्रगतिशील शिक्षा जब चलती रहती है, प्रगतिशील चीज़ें होती रहती हैं, तब आपके बारे में आपसे पूछ रहा है कि इस शिक्षा के अंतर्गत किस बात का ध्यान ज़्यादा रखा जाता है? केवल जो नैतिक अनैतिक सामाजिक बच्चे हैं उनके विकास पर, सिद्धांत को रटने पर जोर दे देते हैं, बालक की प्रगति के सैद्धांतिक नियम के अनुसार हम शिक्षा देते हैं, बताते हैं, या विधियों के व्यवहारिक रोकने पर जोर देते हैं, करने पर जोर देते हैं? बताइए जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? तो कह सकते हैं कि इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर हम जोड़, क्योंकि व्यवहार के तरीके से सिखाना काफ़ी आसान होता है, बच्चा समझ पाता है। आगे बढ़िए, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य क्या है? बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास करना, स्वतंत्र कौशल का विकास करना, मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको 46 में एक ही ऑप्शन सही है, जो आप सभी को भी पता है, समझ में भी आ रहा है, तो वो है उपरोक्त सभी। आत्मनिर्भर बनाओ, स्वतंत्र कौशल का विकास करो, मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करो, ये सभी। आगे बढ़िए, 47, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर हम जोर ज़्यादा देंगे? आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांत द्वारा बालकों को समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद प्रगतिशील शिक्षा में आत्मानुदेशन की विकास पर ज़्यादा हेल्प करेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे और उत्तरदायित्व की भावना का विकास करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर आपका 47 में क्या होगा? एक ही ऑप्शन सही है 4 ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ पर राइट आंसर है कि जो उत्तरदायित्व है, बालकों के उत्तरदायित्व की भावना का हम सही से विकास करने पर जोर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, जॉन ड्यूवी के द्वारा जो लैब बनाई गई थी, लैब विद्यालय की, वो उदाहरण किसका था? फैक्ट्री का, सामान्य का, पब्लिक का, प्रगतिशील विद्यालय, क्या था वो? आंसर करिए क्या होगा? तो राइट आंसर मालूम होना चाहिए प्रगतिशील विद्यालय के लिए, ठीक है। 48 में आपका डी ऑप्शन सही है। आगे चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया जाता है? BF स्किनर, चार्ल्स डार्विन, जॉन ड्यूवी, एरिक एरिक्सन। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ाना लिखाना जॉन ड्यूवी के हिसाब से है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि हमें समावेशी में यही सब चीज़ें देखनी है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको क्या है, सबसे क्या है? निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, पढ़ने के लिए बाध्य करना, समाविष्ट करना, जाति भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करना। हम सभी जानते हैं कि 50-51 में आपका यहाँ पर क्या सही होगा? समाविष्ट करके पढ़ाना सिखाना, सबको एक साथ लेकर चलना, सबका साथ सबका विकास। सृजनशील बालक के गुण क्या होते हैं? सौंदर्य विकास, विनोद, समायोजन, ये सभी। जो सृजनशील बालक होते हैं ना, उनमें ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, समायोजनशील, विनोद प्रवृत्ति और सौंदर्यात्मक। आगे बढ़िए, फटाफट करेंगे। एक समावेशी विद्यालय में क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी को अधिगम सुधारने के लिए प्रतिबद्ध करो। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि निर्धारण करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या चूज़ करेंगे ज़रा बताइए, कौन सा सही है? तो जितने ऑप्शंस हैं ना, सबसे बेस्ट यही वाला है कि उनकी क्षमताओं की परवाह किए बगैर उनको अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध करता है। पहला ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं उन सबका सही है। आगे बढ़िए, बाकर मेहंदी में शाब्दिक सृजनात्मकता चिंतन परीक्षा में कितने शब्द ये आप जान, ये टेट के लेवल का, ये आप नहीं अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसको मैं छोड़ रही हूँ। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आगे बढ़िए, योग्य और मेहनती मेधावी छात्रों को उनकी सफलता पर उन्हें क्या दें? जो बच्चे योग्य हैं, मेहनती हैं, उनको आप क्या दोगे? छात्रवृत्ति, प्रशस्ति पत्र, पुस्तकें, शुल्क में था, तो मैं छात्रवृत्ति देगी, वो उनके लिए लास्ट में हेल्प भी कर देगी, जिससे वो कुछ और भी सोच पाएंगे, आगे पढ़ पाएंगे। बाल अपराध पर उपचार किस विधि के द्वारा होता है? मनोवैज्ञानिक, वैधानिक, सामाजिक से निंदा, समाज से निंदा द्वारा और कानून द्वारा और वैज्ञानिक। तो क्या करोगे आप बताओ? बाल अपराध के लिए क्या करेंगे आप? हम उन्हें मनोवैज्ञानिक और वैधानिक तरीके से सिखाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आगे बढ़िए, 57, बाल अपराधी के लक्षण क्या होते हैं? चोरी करना, उद्दंडता करना, झूठ बोलना, सभी। क्या वो कौन होते हैं बाल अपराधी? सभी होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, उद्दंडता वाले व्यवहार करते हैं, चोरी करते हैं। आगे बढ़िए, वह जो एक स्कूल खोलता है, जो एक जेल बंद करता है, ये कहना किसका है? वह जो एक स्कूल खोलता है, एक जेल बंद करता है, ह्यूगो का, सेथना का, फ्रायड का और हीली का। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ये नहीं है यहाँ पर आज के लिए, तो ये ह्यूगो का कहना है, किसका? ह्यूगो का। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं,
बाल अपराध रोकने के लिए विद्यालय कैसे सक्षम होते हैं? नैतिक शिक्षा देकर, योग्य अध्यापक की नियुक्ति लेकर, स्वास्थ्य मनोरंजन के द्वारा, और ये सभी। बाल अपराध को रोकने के लिए क्या क्या पॉसिबल है या क्या कर सकते हो? तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ये सभी होगा यहाँ पर 59 में, ये सभी। आगे बढ़िए। बाल अपराध का कारण क्या है? कारण क्या है? अपराधी क्षेत्र, अच्छी संगति, दूषित वातावरण और स्वास्थ्य मनोरंजन। क्या दिक्कत है? क्यों होता है ये सब? वातावरण बहुत बेकार होता है जिसकी वजह से ये कारण उभरते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में कौन सी विशेषता नहीं होती? निराशावादी, लगनवादी, प्रयोगवादी, आशावादी। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें कौन सी विशेषता? वो निराश नहीं होते, जल्दी नहीं, हताश निराश तो बिल्कुल नहीं होते, जल्दी नहीं होते। सृजनात्मकता परीक्षण कितने प्रकार के हैं? 4, 3, 1, 2। सृजनात्मकता परीक्षण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए 63। सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य है? समाज द्वारा तिरस्कृत गुण, अधिगम एवं आवृत्ति, बुद्धि की क्षमता से नहीं, व्यक्ति के नवीन कार्य की क्षमता। हम सभी जानते हैं राइट आंसर है, नए कार्यों की जो उसकी क्षमता होती है वो उसका राइट आंसर है। सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है? मौलिकता, पुनर्परिभाषीकरण, सृजनात्मकता उत्पादन, और ये सभी। सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये सभी होगा, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे बढ़िए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पढ़ाई के साथ साथ मैं काम में भी हूँ इसलिए आपको किट किट आवाज़ें आ रही हैं। चलिए, सृजनात्मकता की मुख्य पहचान क्या है? कला, नव सृजन, विज्ञान और साहित्य। तो सृजनात्मक मतलब नई चीज़ बनाना, कुछ नया क्रिएट करना। अधिगम निर्योग्य बालकों के होते हैं जिनमें पाई जाती है प्रोत्साहन की कमी, अतिक्रियाशीलता, सामयिक अस्थिरता, उपरोक्त सभी। अधिगम निर्योग्य बालकों के होते हैं, क्या होते हैं उनमें? तो प्रोत्साहन की कमी, ठीक है। आगे बढ़िए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। निर्योग्यता का अर्थ क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि, योग्यता का अभाव, कार्यकुशलता, क्षमता का अभाव। निर्योग्यता का अर्थ क्या होता है? तो अयोग्यता का अभाव, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़िए नेक्स्ट। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 75 से कम, 85 से कम, 70 से कम, उपरोक्त सभी। मंदबुद्धि बालक जो है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 85 से कम होती है। आगे बढ़िए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न। मानसिक मंदता मुख्य रूप से किस में होती है? मूर्ख में, जड़ में, और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सही है, जड़ में भी होती है, मूर्ख में भी, मूढ़ में भी। ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, सृजनात्मकता के आयाम क्या होते हैं? व्यवहारिकता, संवेगात्मकता, मौलिकता, ये सभी। सृजनात्मकता के आयाम क्या होते हैं? ये सभी होते हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट आइए। बालक के वांछित होने का सर्वप्रमुख दायित्व किस पर होता है? शिक्षक पर, माता पिता पर, समाज पर। किस पे होता है? क्या कहेंगे? समाज पर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। वंचित बालकों के शिक्षण का तरीका क्या है? सामान्य, प्रतिभाशाली, आदेशात्मक, लचीला। क्या करेंगे? कैसे पढ़ाएंगे? कैसे सिखाएंगे? लचीले तरीके, फ्लेक्सिबल तरीके से सिखाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा। आगे बढ़िए। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखेंगे? जो शारीरिक रूप से असक्षम है उनको किस में? पिछड़े में, सामान्य में, कठोर में, विकलांग में। आंसर करिए किस में रखेंगे, क्या सही होगा? विकलांग में करेंगे ना, अगर शरीर में फिजिकली प्रॉब्लम है तो वहीं करेंगे। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना और उत्पाद में होती है। कथन किसका है? कोलब्रुस का, क्रेनक्रो का, प्रोफेसर रूस का, जेम्स ट्रेवर का। बताइए क्या सही है? जेम्स ट्रेवर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स 74 क्वेश्चंस मैंने लिए थे आपके, 74 टोटल प्रश्न मैंने आपको एक साथ करवाए। होपफुली की क्लास अच्छी होगी, आपने काफ़ी रिवीजन किया है, सीखा है, देखा है। उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। सिखाने का तो प्रयास किया, जो भी चीज़ें थी करवाने का भी पूर्ण प्रयास किया एग्जाम के समय। होपफुली बढ़िया है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग अपने कल अच्छे से एग्जाम जाइएगा, दीजिएगा, सब बढ़िया होगा। अच्छे से कॉपी लिखिएगा, साफ सुथरी लिखिएगा, पूरा प्रश्न करने का प्रयास करिएगा, गलत नहीं करिएगा, छोड़िएगा नहीं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। समय को ध्यान रखते हुए कॉपी को बढ़िया तरीके से लिखिएगा, सब बढ़िया होगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर कल, देखेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।